प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हों या एक गरीब व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी को एक वोट का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता है। और हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र पूरे देश में लोगों से सुझाव मांगे गए और ये 3 माध्यमों से सुझाव आए। पूरे देश के अंदर जो सुझाव के लिए रथ हर विधानसभा के अंदर लगभग गए, वहाँ लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। और दूसरा, जो ऑनलाइन नमो ऐप के द्वारा वीडियो से सुझाव आए। और तीसरा, जब हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, संगठन के माध्यम से हमने लोगों से सुझाव लिए और इसके लिए 15 लाख जो सुझाव थे वो पूरे देश से आगामी घोषणा पत्र के लिए आए। उन सभी सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जिसे हम कहेंगे, वो जारी किया है। और मैं समझता हूँ कि इस संकल्प के पत्र के अंदर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ये दोहराया गया है और इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। जैसा मैंने कहा कि 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, और इन सबको मजबूत करते हुए डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा जोर जो है हमारे संकल्प पत्र के अंदर दिया गया है। इन सभी स्तंभों की जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, मजबूत, अच्छा हो, इस प्रकार का प्रयास इस संकल्प पत्र के अंदर किया गया है। और इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इसके ऊपर विशेष जो ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक तरफ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हुए रोज़गार को बढ़ाने के लिए, अगर हमारा यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, हमारा यहाँ फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो टूरिज़्म के माध्यम से या और विकास कार्यों से होगी, तो रोज़गार निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को मिलेगा। विशेष ध्यान युवा रोज़गार ढूंढने की बजाय रोज़गार देने वाला बने, इसके ऊपर विशेष ये हमारा जो संकल्प पत्र है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब की थाली पोषण युक्त हो, गरीब की थाली के अंदर वो सब चीज़ें जो एक गरीब की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का संकल्प भी जो है वो दोहराया गया है। और उसी कड़ी में जो 85 करोड़ हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पे खड़े हैं, उनको अगले 5 साल के लिए जो मुफ्त अन्न योजना है उसको फिर से जारी 5 साल तक, अगले 5 साल तक जारी रखने की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, अब की बार जो आयुष्मान योजना, जो पहले केवल जो बीपीएल परिवार थे उन तक सीमित थी,
अब इस बीपीआई जो हमारी आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से ऊपर के सभी, चाहे वो किसी भी आय सीमा के अंदर हों, उन सभी को इस आयुष्मान योजना का जो लाभ है, जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की हमारी आयुष्मान की योजना है, वो सबको मिलेगा। मोदी जी की जो गारंटी है, उन मोदी जी की गारंटी के अंदर सबका साथ और सबका विकास, यही हमारे संकल्प पत्र की जो मुख्य आत्मा है कि सबको हमने आगे लेकर के चलना है। पिछले 10 सालों में नारी शक्ति के गरिमा को बढ़ाने के लिए नया जो बिल था, नारी शक्ति अभिनंदन जो बिल था, वो सरकार लेकर के आई और आने वाले 5 वर्षों के अंदर नारी शक्ति की भागीदारी बढ़े, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। देश के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर विशेष योजना आने वाले दिनों के अंदर बनेगी। जो आज हमारा टूरिस्ट विदेशों के अंदर जा रहा है, अपने देश के अंदर ही उनको टूरिज़्म के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे जो जगह हैं, उनको डेवलप करके देश का पैसा देश के अंदर रहे, इस प्रकार की योजना जो पार्टी ने तय की है। 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी के अंदर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम पार्टी कर रही है। आने वाले 5 सालों के अंदर नए सैटेलाइट टाउन्स जो देश के ग्रोथ सेंटर बनेंगे, ये भी बनाने की जो इस संकल्प पत्र के अंदर हमने प्रॉमिस किया है। हमारी ये मान्यता है कि देश के अंदर समान जो कानून है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून हो, इसके लिए हमने धारा 370 को हटाया, सीए लेकर के आए और हम रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस नीति को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर के हम आने वाले 5 साल के अंदर काम करने वाले हैं। गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प, पिछले 10 साल के अंदर 4 करोड़ नए घर बने हैं गरीब लोगों के लिए। आने वाले 5 सालों के अंदर 3 करोड़ नए आवास बना कर के गरीब लोगों को दिए जा सकें। सबसे बड़ा जो संकल्प है वो है देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारा संकल्प है आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने संकल्प किया है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास के एयरपोर्ट,
और वर्ल्ड क्लास की ही रोड कनेक्टिविटी, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताएं रहेंगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो के विस्तार की भी इसमें योजना है। एक बड़ा जो संकल्प इसमें किया गया है, कहा है कि 2036 में जो ओलंपिक्स की मेज़बानी वो भारत करेगा। 2036 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, एक करोड़ लखपति दीदी, इसका लक्ष्य हमने पूरा किया है और अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य जो है वो आगामी इस संकल्प पत्र के अंदर हमने किया है। एक बड़ी चीज, किसान भाइयों की आमदन बढ़े, ये पहले भी बड़े प्रयास हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 22 चीज़ों के MSP वो सरकार ने काफ़ी बढ़ा करके दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि किसानों को और राहत प्रदान करने के लिए नैनो यूरिया पर जो और अधिक जोर देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और ये हमारा देश एक फूड प्रोसेसिंग हब बने, इसके लिए विशेष प्रयास देश में पाइप से सस्ती रसोई गैस, ये आने वाले 5 सालों के अंदर घर घर पहुंचाने की योजना सरकार ने की है। अभी तक तो घरों के अंदर जैसे लगभग 11 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंचाए गए थे। पाइप से सस्ती गैस घरों के अंदर मिले, इस पर भी विशेष ध्यान जो है वो सरकार देने वाली है। मैंने तो जो हमारे संकल्प पत्र की जो भी मोटी मोटी चीज़ें कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं। ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी ने कहा है, विशेष तौर पर संकल्प किया है कि जो हमने घोषणा पत्र के अंदर कहा है उनको हम हर हालत में पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए चाहे जितना मर्जी हमें मेहनत करनी पड़े। एक विशेष चीज़ जो इस संकल्प पत्र के अंदर कही है वो है कि जो पेपर लीक मामले हैं वो देश के अंदर काफ़ी बड़े हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन अब वो कानून को सख्ती से लागू करके इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के जो चीज़ें देखने को मिलती है कि पेपर पहले लीक हो जाता है या उसके ऊपर सख्ती से सख्त कार्रवाई जो है अगले आने वाले समय के अंदर होने वाली है। मैंने तो इतना ही निवेदन करना था। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो? जी, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया था कि मुफ्त राशन बांटते हैं, मुफ्त की जो दुकान है, और आप बीजेपी भी उसी लक्ष्य पे है।
इतना 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 साल के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब जो गरीबी है उसको बढ़ावा देने के लिए? नहीं, देखिए, एक योजना जो गरीब लोगों के लिए, उसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो भी 85 करोड़ गरीब लोग हैं सबको पूरे देश के अंदर दे रहे हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भी, और ये योजना कोई आज से नहीं, जब कोविड आया था, कोविड काल के अंदर ये योजना शुरू हुई थी, तभी से जब हमने कहा है कि गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना है, तो उसके बीच में कुछ ये ऐड करने वाला ही है, इससे कुछ ना कुछ गरीब व्यक्ति को फ़ायदा होगा ताकि उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। सर, जो ये योजना आयुष्मान वाली जो आपने बताई है 70 वर्ष से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए कोई सर्वे भी किया जाएगा? नहीं, कोई सर्वे की जरूरत नहीं, चाहे वो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय है, जो उसके लोग हैं, सबको ये 70 वर्ष से ऊपर जो भी लोग होंगे उनको ये योजना का लाभ। हाँ जी, सभी एप्लीकेबल? हाँ जी, हाँ। सर, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये जो आपका संकल्प पत्र है इसमें जिक्र ही नहीं है कि आप ओपीएस की जो मांग है देश में कर्मचारियों की, ओपीएस पे आप क्या करेंगे, या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा था 2022 तक, अब 2024 में है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए या फिर एमएसपी की गारंटी कानून की मांग किसान कर रहा है, या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात जो आप करते रहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, अभी तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, अब आगे इस संकल्प पत्र में कोई वायदा ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सर आपके घोषणा पत्र के एक पेज को ट्वीट कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आपके वायदे कहाँ गए, गारंटी कहाँ चली गई? देखिए, तीन बातें आपने पूछी हैं। ओपीएस, और सबसे पहले ओपीएस जो देश के अंदर लागू की गई वो हमारी सरकार ने की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जैसा हमने कहा कि एमएसपी, इसको हम हर हालत में कंटिन्यू रखेंगे, और जिस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जितनी वृद्धि हमने प्रति परसेंटेज के हिसाब से की है, शायद इतनी पहले कभी हुई नहीं थी। मकसद एक ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमएसपी के ऊपर जो है, जो रेट्स हैं, जितने ज़्यादा रेट्स होंगे एमएसपी के, उतने ही ज़्यादा किसान जो है वो समृद्ध होगा। उस दृष्टि से किसानों को समृद्ध करने के लिए कि एमएसपी जारी रहेगी, ये हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख अंग है। और किसान सम्मान निधि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और किसानों के लिए नैनो यूरिया, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इसको बड़े लेवल पर शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती के ज़रिए किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। जिन जिन किसान भाइयों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, उनकी आयु 2 गुना से छोड़ करके 4 गुना तक भी बढ़ी है। तो इसलिए मेन एम्फेसिस जो है हमारी सरकार का ये रहेगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, एमएसपी हर हालत के ऊपर मेंटेन की जाए। एमएसपी के ज़रिए जो आज हम देते आ रहे हैं, विरोधी पक्ष के लोग तो हर बार कहते हैं कि एमएसपी ये नहीं देंगे, और हमने पूरा पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भी दिया और आगे भी देंगे, इस बात की संकल्प पत्र के अंदर घोषणा की गई है। तीसरी बात आपने जो कही थी किसानों के बारे में और युवाओं के बारे में, युवा रोजगार। देखिए, सरकारी रोजगार को केवल रोजगार मानना ये उचित नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी 2 करोड़ युवाओं को देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसके लिए ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत करना, नए जो चीज़ें देश के अंदर आ रही हैं, चाहे वो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है या
और सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जिस प्रकार से देश के अंदर बढ़ी है, आयात कम हुआ है, निर्यात बढ़ा है, ये युवाओं को, और दूसरा हर युवा स्टार्टअप के माध्यम से उसका जो 10 लाख रुपए पहले लोन था अब उसको 20 लाख रुपए किया गया। इसके अंदर 20 लाख रुपया स्टार्टअप जो करेगा, और जो 50 लेबर जिस स्टार्टअप के अंदर होगी, ऐसे लोगों को भी ये 20 लाख रुपए का लोन जो है वो सरकार देने जा रही है। तो हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हों, उसके लिए ये सारे स्टार्टअप्स और ये लोन की व्यवस्था ये सब हमने शुरू की है। गुप्ता सर, मोदी सरकार का एक विजन था कि 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी। इस संकल्प पत्र में फिर आ गया है कि 1 करोड़ या कुछ लोगों को मकान और दिए जाएंगे, तो क्या वो वादा पूरा हो नहीं पाया था? नहीं, देखिए, एक प्रयास होता है, एक एस्टिमेट होता है कि हम 2022 तक सभी के सर पर छत देंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया नहीं है। 4 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए हैं, और इस आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ और आवास देने की हमने इसके अंदर वायदा किया है। सर, हरियाणा में कई जगह पे जितने भी प्रत्याशी जा रहे हैं बीजेपी के, उनका विरोध हो रहा है, तो ऐसे में मतलब कोई वैचारिक तौर पे उनके साथ कोई बातचीत हो रही है, लोगों से कोई बैठकें हो रही हैं, तो कैसे उनको संतुष्ट किया जाए? देखिए, प्रश्न राजनीतिक है, पर फिर भी मैं इसका कहूँगा कि कुछ जो स्पॉन्सर्ड कहूँगा मैं, जो विरोध करने के लिए कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड वे से भेजा जा रहा है, जाकर के वो किसान भाई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, किसान प्रदेश का हर किसान भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ लोगों को मिसगाइड करके उनको विरोध करने के लिए जनसभाएं ना हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और वो कहीं सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर बात रखने का, अपनी बात कहने का हर पार्टी को अधिकार है। किसानों को भी पहले उन्होंने प्रयास भी किया था कि वो अपनी पार्टी बना करके हम कैंडिडेट लड़ाएंगे, या वो जिसकी मर्जी सपोर्ट कर सकते हैं जो लगता है उनको, लेकिन जो अभिव्यक्ति का अधिकार है कि मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, उसको अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो वो ठीक नहीं। सर, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मनोहर लाल की छवि के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो हमारा विरोध हो रहा है, मनोहर लाल ने जो किसानों के खिलाफ जो लाठीचार्ज किया, करवाया, और उसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप किस तरह देखते हैं उनके बयान? देखिए, उनको हो रहा होगा नुकसान, हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। विश्व नाराज चल रहे हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं कि मैं तो अब सिर्फ अम्बाला कैंट तक ही प्रचार करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसी क्या स्थिति बनेगी? उनको मनाने की कोशिश जारी है अभी? देखिए, विज साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने ये संकल्प किया है कि मैं लोकसभा की उम्मीदवार आदरणीय बंतो कटारिया जी को 9 की 9 विधानसभाओं से सबसे ज़्यादा लीड से अपने विधानसभा से जिता करके भेजूंगा, और उसके लिए वो विशेष योजना के तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और केवल अभी तो जो है पूरे प्रदेश में भाजपा ही मैदान में दिख रही है, क्या कहना चाहिए? देखो, वैसे तो ये उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है कि कब उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस करने हैं या नहीं करने हैं। अभी करने भी हैं कि नहीं करने हैं, ये तो उन्होंने अभी तय करना है। लेकिन आज जो परिस्थिति, जो स्थिति प्रदेश के अंदर नज़र आ रही है, शायद कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि पहली बार ये ऐसा देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि टिकट प्राप्त करने के लिए एक होड़ होती थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहली बार ये हो रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, कि तुम चुनाव लड़ो। वो कह रहे हैं तुम लड़ो, वो कह रहे हैं तुम लड़ो। ये परिस्थिति आप सामने देख रहे हैं। नहीं साहब,
कांग्रेस के उनका तो ये भी कहना है कि हमारे कैंडिडेटों को तोड़ के उन्हीं को दोबारा बीजेपी में शामिल है, उन्हीं से इलेक्शन लड़वाया जा रहा था। देखिए, आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों आई कि आज उनके साथ कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं, जैसे पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ते हैं, ऐसे झड़ रहे हैं, वो झड़ झड़ करके जा रहे हैं, वो हमारे पाले में आ रहे हैं। हमने कहा है कि जो हमारे पाले में आए हैं, योग्यता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर और विनेबिलिटी के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि किस व्यक्ति को हमने कैंडिडेट बनाना है, किसको नहीं बनाना है। भाजपा को सर 10 साल हो गए, अब तो अपने हरे पत्ते उगाने चाहिए थे, पतझड़ के पत्ते क्यों लगे? नहीं, हरे पत्ते हमारे पास बहुत हरे पत्ते हैं, हरे पत्ते हमारे ही हैं। ये उन्होंने आकर के हमारे पास हमारी नीतियों को, हमारे कार्यक्रमों को स्वीकार किया है, मोदी जी को अपना लीडर माना है, मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। ये मोदी जी के द्वारा विकास के जो कार्य किए गए हैं उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। और जैसा हमने कहा कि जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम इसी व्यक्ति को टिकट देंगे, उसको नहीं देंगे, योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाए। जैसा एक योग्यता के आधार पर कह रहे हैं, नवीन जिंदल जी को टिकट दिया है सर, उन पे पहले कोयला घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगा, तो उन पे 5,000 करोड़ का कुछ था, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर वो कहीं उस आरोप से उनके ऊपर साबित नहीं होते या अभी तक कोई उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के अंदर वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पहले वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि बीजेपी अपना नाम बदल के न्यू कांग्रेस कर ले, अब ये भी कुछ दिन पहले कहा उन्होंने। देखिए, वो अपने बारे में सोचे कि उन्होंने अगला नाम क्या रखना है। चलो सर, साथ ही अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है सर, संकल्प पत्र की हम बात कर रहे थे, एमएसपी गारंटी को लेकर के कोई बात? हमने तो कहा है कि आगे एमएसपी की गारंटी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एमएसपी हमारे संकल्प पत्र में दिया। फसलों पे किसान मांग रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा हरियाणा नहीं सर, देश की बात। देश के अंदर जो जहाँ पर भी ज़्यादा फसलें हैं उनको वहाँ एमएसपी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो पंजाब हरियाणा के अंदर जैसे गेहूँ, हमारी धान, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है एमएसपी का, एमएसपी के साथ वो हमारे दोनों स्टेट्स के अंदर दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है, बीजेपी क्या इसके समर्थन में नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी कहा है कि जो स्कीम चल रही है, जो नीति चल रही है, वही चलती रहेगी। 2019 का जो घोषणा पत्र था एनडीए का या भाजपा का, उसमें 370 को इवोक करने को लेकर और 35 को हटाने को लेकर था, जिस फैसले को लिया गया और चौतरफा तारीफ भी हुई है। लेकिन अब लद्दाख में ही लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परसों भी मार्च जो है उन्होंने चाइना बॉर्डर की तरफ निकाला। और उनका कहना है, जो स्थानीय लोग हैं और सोनम वांगचुक जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी लगाया कि आरोप कि यहाँ पर विकास की बात की थी, लेकिन अब विकास तो हुआ नहीं, लेकिन कब्जा ज़रूर कर रहा है चीन पे। बहुत संवेदनशील मामला है। तो आपको इसमें पूरे घोषणा पत्र में, इसलिए मैं उठा रही हूँ बात, जो मोदी की गारंटी है उसमें इसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। देखिए, मोदी की गारंटी है कि कोई 1 इंच भी ज़मीन देश की हमारी कोई दूसरा देश ले नहीं सकता। दूसरा, अगर कोई वहाँ पर एक कुछ एरिया की कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेकर के हम समाधान करेंगे, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। सर, पेपर लीकेज की बात की आपने, उसके बाद कानून लेकर के आएंगे? कानून तो बन गया है, उसको हाँ, कोई भी उस पे जैसे भी कोई लीकेज का मामला आता है, कोई अधिकारी की फिक्सेशन नहीं होती, कर्मचारी की कोई चीज़ नहीं होती, और सीधे तौर पे परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। वही तो इसमें हमने कहा है, विशेष तौर पर इसके हमारे घोषणा पत्र के अंदर है कि जो पेपर लीकेज का मामला जिससे युवाओं को काफ़ी धक्का लगता है, आगे ना हो, उसको कानून जो बना है उसको सख्ती से हम लागू करेंगे ताकि ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके। सर, वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है सर बीजेपी की, बता रहे हैं कि यहाँ कोई भी आता है तो फिर वो उसके सारे दाग धुल जाते हैं, चाहे ईडी का कोई केस चल रहा हो या कोई और केस चल रहा हो। तो ये इस आरोप को लेकर के आपका क्या कहना है? कुछ ऐसा देखने के लिए जो है विपक्ष के नेता कहते हैं कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके बाद ईडी शांत हो जाती है उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी के नेट के अंदर जो भी उनके पास सूचना मिलती है
उसके आधार पर चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसके ऊपर नियम के आधार पर कार्रवाई की जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एक पार्टी का कर दिया दूसरी का छोड़ दिया तीसरी। जिसकी सूचना ईडी के पास आती है, और आपने देखा है कि लगभग सभी केसेस के अंदर ईडी ने बहुत सफलता प्राप्त की है। केसेस के अंदर कितने कितने बड़े अमाउंट जो है वो रिकवर किए हैं। जो मसला ये है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सब चीजें सब नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद, अभी आपने देखा कि यहाँ क्या नाम, हरियाणा प्रदेश के अंदर ही क्या नाम है, गर्ग, क्या नाम था उनका, संदीप गर्ग, वहाँ ईडी की रेड हुई, वो बीजेपी में ही है वो। नहीं सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर मामला उठा था कि जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल मतलब ईडी पड़ी, रेड पड़ी, उनके यहाँ उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद फिर उनको जो है छूट मिल गई, कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी। ये बातें तो बहुत चलती हैं, अब सत्यता क्या है ये इसकी बारी जानकारी नहीं। नहीं, मेघा जी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया था बीजेपी को, उनके यहाँ रेड पड़ गई, परसों फिर पड़ गई रेड। नहीं तो फिर आप कह रहे हो एक तो बॉन्ड दे दिए फिर भी रेड पड़ गई, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रेड नहीं पड़ती, जिसके पहले रेड पड़ी, फिर उन्होंने चंदा दिया, नहीं फिर अब फिर पड़ गई, फिर पड़ गई। तो फिर उसका क्या फायदा हुआ चंदा देने। ऐसा नहीं है कि चंदे से रेड रुक जाएगी, रेड तो जो है जो कर्म किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है जी, ठीक है आपकी बात, मैंने कल ही